हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। चलिए जानते हैं देश और दुनिया की 50 बड़ी खबरों को सिर्फ 10 मिनट में। मगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, और फेसबुक पर देख रहे हैं तो लाइक, फॉलो और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। छत्तीसगढ़ की राजनीति में अहम भूमिका निभाने वाले कवासी लखमा शराब घोटाले को लेकर मुश्किलों में घिरते नजर आ रहे हैं। हाल ही में प्रवर्तन निदेशालय ईडी द्वारा जुटाए गए सबूतों के आधार पर उनके खिलाफ कई अहम आरोप सामने आए हैं। ईडी ने प्रेस बयान जारी कर कहा है कि लखमा को शराब घोटाले के तहत नकदी मिली है, जो उनकी संभावित संलिप्तता को दर्शाता है। पूर्व मंत्री 3 जनवरी को ईडी के समक्ष पेश भी होंगे। पिछले महीने जब ईडी ने लखमा और उनके करीबी सहयोगियों के ठिकानों पर व्यापक छापेमारी की तो विवाद और बढ़ गया। रायपुर, सुकमा और धमतरी में छापेमारी की गई, जिसमें न केवल राजनीतिक नेताओं बल्कि घोटाले से जुड़े ठेकेदारों को भी निशाना बनाया गया। इन छापों के दौरान ईडी ने कथित तौर पर कई डिजिटल डिवाइस जब्त की, जिनमें लखमा के खिलाफ मामले को मजबूत करने वाले महत्वपूर्ण सबूत हो सकते हैं। हाल ही में एक अपडेट में ईडी ने अपने आधिकारिक सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स का उपयोग यह घोषणा करने के लिए किया कि उसने 28 दिसंबर 2024 को छत्तीसगढ़ में 7 स्थानों पर एक रणनीतिक तलाशी अभियान चलाया था। यह तलाशी धन शोधन निवारण अधिनियम PMLA 2002 के दिशा निर्देशों के तहत की गई थी। कहा जाता है कि इस अभियान से घोटाले की अवधि के दौरान लखमा द्वारा नकद लेन देन में अपराध की आय POC के उपयोग के संबंध में पर्याप्त सबूत मिले हैं। ईडी द्वारा समन जारी करने के बावजूद न तो लखमा और न ही उनके बेटे हरीश पूछताछ के लिए उपस्थित हुए, जिससे एजेंसी को दूसरा समन जारी करना पड़ा। मणिपुर के मुख्यमंत्री एन बीरेन सिंह हाल ही में राज्य में जातीय संघर्ष के लिए माफी मांगी। इस पर CPI ने जमकर निशाना साधा। उन्होंने दावा किया कि CM सिंह का माफी मांगना काफी नहीं है, उन्हें अपने पद से इस्तीफा देना चाहिए। मणिपुर के मुख्यमंत्री एन बीरेन सिंह हाल ही में राज्य में जातीय संघर्ष के लिए माफी मांगी। इस पर CPI ने जमकर निशाना साधा। उन्होंने दावा किया कि CM सिंह का माफी मांगना काफी नहीं है, उन्हें अपने पद से इस्तीफा देना चाहिए। लेफ्ट पार्टी ने कहा कि मणिपुर में चल रहे संकट ने शासन व्यवस्था के पूरी तरह से विफल होने के सच को उजागर किया है। विपक्षी दल ने कहा, राज्य सरकार कानून व्यवस्था बनाए रखने, नागरिकों की सुरक्षा करने और न्याय सुनिश्चित करने में असफल रही है, जिसके कारण व्यापक दुख और असुरक्षा का सामना करना पड़ा है। मुख्यमंत्री एन बीरेन सिंह द्वारा व्यक्त की गई माफी संकट की गंभीरता और राज्य सरकार की नाकामी को स्वीकार करना है कि वह राज्य के लोगों के मुद्दों और चुनौतियों से निपटने में पूरी तरह से विफल रही है। बिहार की राजनीति में CM नीतीश कुमार के राजनीतिक भविष्य को लेकर असमंजस की स्थिति खत्म होने का नाम नहीं ले रही है। RJD सुप्रीमो लालू यादव के दरवाजा खुला रखने वाले बयान ने तो बीजेपी के खेमे में हड़कंप मचा दिया है। हालांकि दिल्ली की तरह पटना के मौसम में भी ठंडक बरकरार है, लेकिन लालू यादव और RJD के नेता अपने बयानों से सियासत में गर्मी ला रहे हैं। लालू यादव ने एक इंटरव्यू में कहा है कि CM नीतीश कुमार के लिए दरवाजे खुले हैं। लालू यादव के इस बयान के बाद डिप्टी CM सम्राट चौधरी ने भी उनके खिलाफ मोर्चा खोलते हुए कहा, लालू यादव दिन नहीं सपना देख रहे हैं। सम्राट के हमलावर होते ही तेजस्वी यादव ने मोर्चा संभाला और कहा कि मीडिया को चुप रखने के लिए लालू यादव ने यह बयान दिया था। आखिर बिहार में क्या हो रहा है? आपको बता दें कि RJD नेता तेजस्वी यादव ने हाल ही में नीतीश कुमार को लेकर दरवाजा बंद करने वाला बयान दिया था, लेकिन तेजस्वी यादव के बयान के 72 घंटे भी नहीं बीते थे कि लालू यादव का नीतीश कुमार को लेकर बयान आ गया। ऐसे में बिहार की सियासत में अगर खिचड़ी पक रही है तो पका कौन रहा है? क्या बिहार विधानसभा चुनाव से पहले बिहार में एक बार फिर से राजनीतिक भूचाल आने वाला है? लालू यादव का यह कहना है कि नीतीश कुमार के लिए तो दरवाजा हमेशा ही खुला रहता है, लेकिन वही बार बार दरवाजे से बाहर चले जाते हैं। क्या लालू का यह बयान नीतीश कुमार के लिए ग्रीन सिग्नल का संकेत तो नहीं है? भारतीय कप्तान रोहित शर्मा को बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी के 5वें और आखिरी टेस्ट से बाहर कर दिया गया है। 3 जनवरी से सिडनी में खेले जाने वाले इस निर्णायक मैच में रोहित तो प्लेइंग 11 में जगह नहीं मिलेगी। मेलबर्न में खेले गए बॉक्सिंग डे टेस्ट गंवाने के बाद से ही रोहित शर्मा के संन्यास लेने की अफवाहें मीडिया में तैर रही थी, मगर अब इतना तो तय हो चुका है कि हिटमैन सिडनी टेस्ट में नहीं खेलेंगे। उनके संन्यास की पुष्टि हम सोने चांदी के दाम में आज यानी 3 जनवरी को बढ़त है। इंडिया बुलियन एंड ज्वेलर्स एसोसिएशन अब्जा के अनुसार 10 ग्राम 24 कैरेट गोल्ड का भाव 186 रुपए बढ़कर 76,769 रुपए पर पहुंच गया है। इससे पहले सोने की कीमत 76,583 रुपए प्रति 10 ग्राम थी। वहीं चांदी का भाव आज 852 रुपए बढ़कर 86,907 रुपए पर पहुंच गया। कल चांदी 56,55 रुपए प्रति किलोग्राम थी।
वहीं 23 अक्टूबर को चांदी ने 99, 151 रुपए और 30 अक्टूबर को सोने ने 79, 681 रुपए का ऑल टाइम हाई बनाया था। वहीं भारत की बात करें तो सरकारी तेल कंपनियों ने आज 3 जनवरी 2025 को भी सभी महानगरों में पेट्रोल और डीजल की कीमतें स्थिर ही रखी। महाराष्ट्र की राजनीति में एक बार फिर बड़ी हलचल मच गई है। एक और मुंबई में बीएमसी चुनाव के लिए उद्धव ठाकरे एडी चोटी का बल लगा रहे हैं, तो दूसरी ओर पुणे में उनकी पार्टी के लिए मुश्किल खड़ी होती दिख रही है। दरअसल पुणे में शिवसेना यूबीटी के 5 नगर सेवक मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस के संपर्क में है और जल्द ही बीजेपी में शामिल हो सकते हैं। दरअसल पुणे नगर निगम में 10 नगर सेवक उद्धव ठाकरे गुट के थे। हालांकि शिवसेना के बंटवारे के बाद नाना भंगिरे ने एकनाथ शिंदे का साथ दिया। इसके अलावा विधानसभा चुनाव में टिकट पाने के लिए येरवड़ा से अविनाश साल्वे कांग्रेस में शामिल हो गए। ऐसे में उद्धव ठाकरे गुट के 8 नगर सेवक ही बचे। अब इनमें से 5 और नगर सेवक बीजेपी में शामिल होने की तैयारी कर रहे हैं, जो कि उद्धव ठाकरे के लिए बहुत बड़ी समस्या है। गौरतलब है कि महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव 2024 में उद्धव ठाकरे की शिवसेना का प्रदर्शन काफी खराब रहा। अब महानगर पालिका चुनाव से पहले पुणे में उद्धव ठाकरे को फिर बड़ा झटका लगा है। अब चर्चा चल रही है कि जो 5 नगर सेवक देवेंद्र फडणवीस के संपर्क में, वो 5 जनवरी तक बीजेपी ज्वाइन कर सकते हैं। राज्यसभा सांसद और उद्धव शिवसेना के नेता संजय राउत अपने बयानों को लेकर खासे चर्चा में रहते हैं। आज यानी कि गुरुवार को उन्होंने एक बयान में दावा किया कि केंद्र की मोदी सरकार 2026 में नहीं बचेगी। संजय राउत ने कहा कि मुझे संदेह है कि केंद्र सरकार 2026 के बाद बचेगी या नहीं। मुझे लगता है कि मोदी अपना कार्यकाल पूरा नहीं करेंगे और केंद्र सरकार अस्थिर हो जाएगी। उन्होंने कहा कि इसका असर महाराष्ट्र पर भी पड़ेगा। उन्होंने एकनाथ शिंदे पर निशाना साधते हुए कहा कि वह पीएम नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह की रणनीति। जमाते इस्लामी हिंद ने आज दिल्ली में प्रेस कॉन्फ्रेंस करके केंद्र सरकार के सामने कुछ बड़े सुझाव रखे हैं। जमाते इस्लामी दिल्ली ने सरकार से साल 2025-2026 के बजट में कुछ अहम प्रावधानों को जोड़ने की मांग की है। संगठन ने कहा है वित्त विभाग को अगला बजट पेश करने से इन खास बातों का ध्यान रखना चाहिए। जमाते इस्लामी ने इस संबंध में खास तौर पर अपनी 10 मांगे सामने रखी है। जमाते इस्लामी हिंद ने इसी के साथ यूपी के संभल मामले पर भी अपनी बात रखी है। संगठन की तरफ से कहा गया है कि संभल में केवल बदला लेने की मानसिकता से काम हो रहा है। साल 1978 के कुछ केसों को खोला गया है और उस केस को खोलकर सिर्फ बदले की राजनीति हो रही है। संगठन ने कहा कि बिजली के केस में पहले कोई कार्रवाई नहीं हुई, लेकिन अब कार्रवाई हो रही है। ऐसा जानबूझकर हो रहा है। इससे पहले किशोर ने बिहार सरकार को 48 घंटे का अल्टीमेटम देते हुए उन छात्रों की मांगों पर ध्यान देने का आग्रह किया था जो परीक्षा रद्द करने और नए सिरे से आयोजित करने की मांग कर रहे हैं। जन सुराज प्रमुख प्रशांत किशोर ने मीडिया से बात करते हुए कहा, अगर छात्रों के साथ अन्याय होता है तो हम पूरी ताकत से उनके साथ खड़े होंगे। 13 दिसंबर को आयोजित संयुक्त प्रतियोगी परीक्षा में प्रदेश की राजधानी पटना के बापू भवन परीक्षा केंद्र पर प्रश्न पत्र लीक होने की अफवाह फैल रही थी, जिसके बाद सैकड़ों उम्मीदवारों ने विरोध दर्ज कराने के लिए परीक्षा का बहिष्कार भी किया था। इसके बाद बीपीएससी ने बापू परीक्षा परिसर में फिर से परीक्षा आयोजित करने का आदेश दिया। दूसरी तरफ छात्र पूरी परीक्षा को रद्द करने की मांग को लेकर पटना के गर्दनी बाग में धरने पर बैठ गए थे। जन सुराज के संस्थापक प्रशांत किशोर ने रविवार को पटना के गांधी मैदान में छात्र संसद का आयोजन किया गया था। इसके लिए प्रशासन ने उनको अनुमति नहीं दी थी। इसके बाद छात्र मुख्यमंत्री आवास की ओर मार्च करने लगे। प्रदर्शन कर रहे छात्रों को हटाने के लिए पुलिस द्वारा बल प्रयोग किया गया। पुलिस ने लाठीचार्ज और वाटर कैनन का प्रयोग किया था। पुलिस ने रविवार को पटना के गांधी मैदान में विरोध प्रदर्शन के बाद किशोर सहित 700 व्यक्तियों के खिलाफ मामला दर्ज किया है। आप प्रवक्ता प्रियंका कक्कड़ ने बुधवार को पलटवार किया। उन्होंने भाजपा पर दिल्ली की कानून व्यवस्था खराब करने का आरोप लगाया। आप प्रवक्ता ने बुधवार को कहा, दिल्ली की जनता ने भारतीय जनता पार्टी दिल्ली की कानून व्यवस्था का दिया था, लेकिन उन्होंने इस काम को भी बद से बदतर कर दिया। भाजपा को अरविंद केजरीवाल को गाली देने के अलावा और कोई काम नहीं है। जब से अरविंद केजरीवाल ने संजीवनी योजना, महिला सम्मान योजना और पुजारी ग्रंथी सम्मान योजना का ऐलान किया है, तब से भाजपा की नींद उड़ी हुई है। भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा के अरविंद केजरीवाल को पत्र लिखकर दिल्ली की जनता से प्रदेश को गंदा करने के लिए माफी मांगने के लिए कहने पर प्रियंका कक्कड़ ने कहा, भाजपा सिर्फ फर्जी आरोप लगाती है और भाग जाती है। भाजपा का यही काम है। उनके पास न कोई विजन और न ही कोई लाइन है। वह बस अरविंद केजरीवाल के कामों में अडंगा डालती है
कांग्रेस के इस दावे पर कि उनकी मदद के बिना आप दिल्ली में सरकार नहीं बना पाएगी। आप नेता ने कहा, दिल्ली में आम आदमी और भाजपा के बीच मुकाबला है। अरविंद केजरीवाल के राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ RSS प्रमुख मोहन भागवत को पत्र लिखने पर प्रियंका कक्कड़ ने कहा, हमारे नेता ने पूछा है कि क्या वह सभी खबरों में आपको कौन सी खबरें अच्छी लगी है, हमें कमेंट करके जरूर बताएं। फिर मिलते हैं अगली बड़ी खबर के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।